चंद्रपुर एक ऐसा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मकान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक अदृश्य शक्ति रहती है। उसी छोटे से गांव के एक साधारण से घर में रहती थीं दो बहनें, राधा और कविता। दोनों एक ही माँ बाप की बेटियां थीं, एक ही छत के नीचे पली बढ़ी, लेकिन उनके स्वभाव आसमान और जमीन जितने अलग थे। राधा दिल की उतनी ही साफ थी जितनी सुबह की पहली किरण। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, सबका ख्याल रखती और हर किसी से प्यार से बात करती थी। गांव के बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, सब उसे अपनी बेटी, बहन और दोस्त मानते थे। वहीं दूसरी ओर कविता, वो सुंदर तो थी, लेकिन उसके दिल में घमंड और जलन भरी हुई थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि लोग राधा की तारीफ करें। हर बार जब कोई राधा को सराहता, उसके दिल में जलन की आग और तेज हो जाती। अरे राधा तो साक्षात देवी है, इतना अच्छा दिल आजकल किसके पास होता है। सच कहा बहन, भगवान ऐसी बेटी हर घर को दे। बस हर जगह राधा राधा राधा। क्या मुझ में कोई कमी है? एक दिन मैं सबको दिखाऊंगी कि असली काबिल कौन है। उस रात गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ना कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज, ना ही पत्तों की सरसराहट। जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे डर से सहमा हुआ हो। चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर झांक रहा था और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। इसी सन्नाटे के बीच राधा हाथ में खाली मटका लिए धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही राधा कुएं के पास पहुंची, अचानक हवा तेज होने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और कुएं के अंदर से एक अजीब सी गूंजती आवाज आने लगी। तुम आ ही गई राधा। कौन है वहाँ? और राधा कुएं के नजदीक जाकर देखने लगती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। और तभी अचानक कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। डरो मत राधा। कौन हो आप और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं इस कुएं की रक्षक आत्मा हूँ, सालों से यहाँ निवास कर रही हूँ। राधा का डर अब धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उस आत्मा की आवाज में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मैंने तुम्हारे हर अच्छे काम को देखा है, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। मैं तो बस वही करती हूँ जो सही लगता है। इसीलिए तुम चुनी गई। और उसी क्षण पूरे कुएं के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे कोई बड़ी शक्ति जाग उठी हो। कुएं के पास फैली वो दिव्य रोशनी अब और भी शांत और गहरी हो चुकी थी। हवा थम सी गई थी, जैसे समय खुद इस पल को देखने के लिए रुक गया हो। राधा अभी भी उस रहस्यमयी आत्मा के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, अब सिर्फ जिज्ञासा और विश्वास था। राधा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जहाँ तुम कदम रखोगी, वहाँ खुशहाली अपने आप चली आएगी। राधा ने ये सब सुना, लेकिन उसके लिए ये शब्द किसी पहेली से कम नहीं थे। मैं समझी नहीं। मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। साधारण नहीं, तुम खास हो राधा। राधा अब भी नहीं समझ पाई थी कि ये आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसकी किस्मत बदलने वाला एक चमत्कार था। समय आने पर तुम सब समझ जाओगी। और अगले ही पल सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी गांव में एक व्यक्ति था, रामलाल काका, जो अक्सर गांव में रिश्ते तय करवाने का काम करता था। एक दिन वो राधा और कविता के घर दो खास रिश्ते लेकर पहुंचे। अरे रामलाल काका, आइए। और रामलाल काका बैठते हुए बोलते हैं, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। रामलाल काका दोनों बेटियों के लिए दो अलग अलग रिश्ते लेकर आए थे। एक रिश्ता
बहुत बड़े और अमीर घर से है और दूसरा एक मेहनती किसान परिवार से। पहला रिश्ता ऐसे घर से था जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी, और दूसरा रिश्ता एक ऐसे घर से जहां मेहनत थी लेकिन दिल सच्चे थे। कविता शुरू से ही आराम और ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी। माँ, मुझे तो वही रिश्ता पसंद है जहाँ कोई कमी ना हो। वही राधा हमेशा सादगी और संस्कारों में विश्वास रखती थी। माँ, आप जो ठीक समझे वही मेरे लिए सही है। एक ने दौलत को चुना और दूसरी ने अपने परिवार के फैसले पर भरोसा किया। दीदी, अब तो तुम्हारी जिंदगी खेतों में ही गुजरेगी। देखते हैं तुम्हारी अच्छाई वहाँ कितनी काम आती है। जहाँ भी जाऊंगी अपना फर्ज निभाऊंगी। राधा के शब्दों में घमंड नहीं था, बस एक सच्चाई थी। लेकिन कविता अब भी उसे कमजोर समझ रही थी। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब दोनों बहनों की शादी तय हो गई। एक ही घर में पली बड़ी राधा और कविता अब अपनी अपनी किस्मत की ओर बढ़ने वाली थी। शादी के बाद राधा ने अपने नए घर और नए जीवन को पूरे दिल से अपनाया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो खेतों की ओर निकल जाती। मिट्टी से उसका रिश्ता जैसे पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही राधा ने मिट्टी में पहला बीज डाला, बीज जमीन में गिरते ही मिट्टी चमकने लगती है। कुछ ही दिनों में जहाँ पहले फसल उगने में महीनों लग जाते थे, अब वही फसल कुछ ही दिनों में लहलहाने लगी। ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा फसल? शायद ये हमारी मेहनत का फल है। राधा जानती थी कि ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी आशीर्वाद का असर था। तुम कदम रखोगी वहाँ खुशहाली अपने आप चली आएगी। धीरे धीरे उस खेत की खुशहाली पूरे गांव में फैलने लगी। तभी वहाँ कुछ गांव वाले आते हैं। अरे, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। राधा के कदम पड़े हैं यहाँ, तभी तो सब बदल गया। उधर जहाँ राधा के जीवन में खुशहाली बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर कविता की दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी। कविता के पति के व्यापार में नुकसान ही नुकसान होने लगी। माँ, जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैंक से लोन ले लिया था। अब कैसे लोन चुकाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं बचा। पूरा पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया था। अब क्या करेंगे माँ? बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। जिस दौलत पर कविता को घमंड था, वो अब धीरे धीरे हाथ से फिसल रही थी। पहले तो घर में कभी इतनी टेंशन नहीं रहती थी। जब से कुछ लोगों ने घर के फैसले लेने शुरू किए हैं, तब से हालत बिगड़ती ही जा रही है। कविता समझ जाती है कि बात उसी पर है। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। कहना कुछ नहीं है, बस जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। बस करिए माँ, हर बात में मुझे ही दोष देना बंद करिए। दोष दूं भी क्यों ना, इस घर की ये हालत तेरी वजह से ही हुई है। घर संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सिर्फ बोलने से जिम्मेदारी नहीं निभती। हमने तो सोचा था घर में बहू आएगी तो खुशहाली आएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। रिश्तों में दरारें पड़ने लगी और घर अब घर नहीं रहा। कविता अब अकेली पड़ती जा रही थी। जिस घमंड पर उसे इतना भरोसा था, वही अब उसके चारों ओर अंधेरा बन चुका था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? घमंड का अंत निश्चित है। जिस दिल में अहंकार होता है, वहाँ सुख टिक नहीं सकता। साधु के शब्द सीधे कविता के दिल में उतर गए। उसे पहली बार अपने किए पर पछतावा होने लगा। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब कविता के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक एक करके उसके सारे गहने बिक गए। जिस दौलत पर उसे घमंड था, वो अब सिर्फ याद बनकर रह गई। और फिर उसका घर भी कर्ज के बोझ तले दबकर गिरवी रख दिया गया। अब यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। हमने तुझे बहुत सहा, अब और नहीं। माँ, मैंने कोशिश की थी,
मैंने सब ठीक करने की कोशिश की। कोशिश नहीं, तूने सब बर्बाद किया है। चल निकल जा मेरे घर से, आज के बाद यहाँ तेरी कोई जगह नहीं है। उस एक पल में कविता ने सब कुछ खो दिया, दौलत, घर और अपने लोग भी। मैं अकेली रह गई। आज उसे हर वो पल याद आ रहा था जब उसने दूसरों को नीचा दिखाया था। उस रात आसमान में काले बादल छा चुके थे, तेज हवाएं चल रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही हो। अब कहाँ जाऊँ मैं? अब भी समय है, अपने घमंड को छोड़ दो, अपने अंदर झांक कर देखो, वरना जो तुम खो चुकी हो उससे भी ज्यादा खो दोगी और तब लौटने का रास्ता भी नहीं बचेगा। आप फिर से? जब इंसान अपना सब कुछ खो देता है तभी उसे सच्चाई दिखती है। साधु की आवाज में अब पहले से भी ज्यादा गहराई थी, जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसकी आत्मा से बात कर रहा हो। क्या अब तुम्हें अपने घमंड का एहसास हुआ? हाँ, मैंने सब खो दिया। मेरी आंखों पर घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था। मैं सही और गलत में फर्क ही नहीं समझ पाई। मैंने उन लोगों को भी दुख दिया जो हमेशा मेरे साथ खड़े थे। आज मैं अकेली हूँ और ये सब मेरे घमंड की वजह से हुआ। मेरे घमंड ने ही मुझे बर्बाद कर दिया। आप वही दिव्य शक्ति जो उस दिन कुएं के पास राधा को मिली थी, तो आप ही हमें रास्ता दिखा रहे थे और मैं आपको पहचान ही नहीं सकी। हाँ, मैं वही हूँ जो उस दिन तुम्हें चेतावनी देने आया था। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम अपने घमंड में मेरी बात समझ नहीं पाई। कविता की आंखें अब खुल चुकी थी। उसके मन का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि ये सब घटनाएं यूं ही नहीं हुई थी। ये उसके जीवन की एक कठिन परीक्षा थी, जिसमें उसे अपने घमंड को पहचानना था और अपने अंदर छुपी सच्चाई को स्वीकार करना था। तुम्हें मौका दिया गया था, तुम्हें समझने का, बदलने का, सही रास्ता चुनने का मौका दिया गया था, लेकिन तुमने उस मौके को अपने घमंड में खो दिया। तुम सच को देख सकती थी, सही रास्ते पर चल सकती थी, पर तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों को समझ चुकी हूँ। मैंने अपने घमंड में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने उन लोगों को भी दुख दिया जो हमेशा मेरा भला चाहते थे, लेकिन अब मैं सचमुच बदलना चाहती हूँ। मुझे एक मौका और दे दीजिए। अगर सच्चे दिल से बदलोगी, अगर अपनी गलतियों को सच में स्वीकार करोगी और अपने घमंड को हमेशा के लिए छोड़ दोगी, तो तुम्हें एक और मौका मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा, अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाने का मौका मिलेगा। उस तूफानी रात में कविता को सिर्फ एक रास्ता दिखा, पश्चाताप और बदलाव का। सुबह की हल्की हल्की सुनहरी किरणों के साथ रात का अंधेरा अब पूरी तरह छट चुका था। हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे प्रकृति खुद किसी नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। उसी शांत रास्ते पर धीरे धीरे कांपते कदमों से एक थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुकी कविता राधा के घर की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर रात भर के संघर्ष की थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में घमंड नहीं, बल्कि सच्चे दिल से बदल जाने की चाहत थी। उसके हर कदम के साथ उसका पुराना अहंकार पीछे छूटता जा रहा था और उसके दिल में अब सिर्फ पछतावा और एक उम्मीद बची थी। उम्मीद कि शायद आज उसे अपनी बहन वापस मिल जाए। दीदी, मैं गलत थी। मैंने अपने घमंड में आकर आपके प्यार की कदर नहीं की। मैंने आपको समझा नहीं, आपकी बातों को मजाक समझ लिया। मुझे लगा था कि मैं ही हमेशा सही हूँ, लेकिन आज जब सब कुछ मुझसे दूर हो गया, तब समझ आया कि सबसे बड़ी गलती मैंने आपके साथ की थी। दीदी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। अगर हो सके तो
अपनी इस गलती करने वाली छोटी बहन को माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें छोटा समझा और आज मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। उसके हर शब्द में सच्चाई थी। हर एक बात उसके दिल की गहराइयों से निकल रही थी। उसकी आवाज में अब कोई घमंड नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चा पछतावा था और अपनी दीदी को खो देने का दर्द था। उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू उसकी गलतियों की कहानी सुना रहा था। उसका हर आंसू उसके टूटे हुए अहंकार की गवाही दे रहा था। और आज पहली बार वो सच में बदल चुकी थी, क्योंकि उसके दिल में अब सिर्फ एक ही चाहत बची थी, अपनी दीदी का प्यार फिर से पाने की। नहीं, तू मेरी बहन है और बहनें कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती। बस कभी कभी वक्त और हमारी गलतियां हमें एक दूसरे से दूर कर देती हैं। तू छोटी है मेरी, गलती करना तेरा हक है, लेकिन तुझे छोड़ देना ये कभी मेरा हक नहीं हो सकता। तू मुझसे दूर नहीं हुई थी, बस रास्ता थोड़ा भटक गई थी और आज तू वापस अपनी दीदी के पास आ गई है। उस एक पल में जब राधा ने आगे बढ़कर अपनी छोटी बहन का कांपता हुआ हाथ धीरे से अपने हाथों में थाम लिया, तो जैसे दोनों के बीच खड़ी सालों की दूरी खुद ब खुद मिट गई। उन हाथों की उस हल्की सी पकड़ में ना कोई शिकायत बाकी रही, ना कोई गिला बाकी रहा। सारे पुराने दर्द, सारी गलतफहमियां धीरे धीरे उसी पल में खत्म हो गईं। कविता का घमंड हार चुका था और बहनों का सच्चा प्यार एक बार फिर जीत गया था। उस एक स्पर्श में माफी भी थी, अपनापन भी था और एक नई शुरुआत का वादा भी छुपा हुआ था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या मैं फिर से तुम्हारी वही छोटी बहन बन सकती हूँ? क्या मुझे फिर से तुम्हारे साथ चलने का हक मिल सकता है? मैंने बहुत बड़ी गलती की थी दीदी, लेकिन अब मैं सच में बदल गई हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। बस एक बार मुझे फिर से अपने पास जगह दे दो। क्या तुम मुझे फिर से अपना लोगी? माफी नहीं, तुझे फिर से अपनाऊंगी, क्योंकि बहनों के रिश्ते में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती, बस दिल से एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। तू कहीं गई ही कब थी मुझसे? तू तो हमेशा यहीं थी, मेरे दिल के सबसे करीब। बस थोड़ा सा रास्ता भटक गई थी और आज मेरी वही छोटी बहन वापस आ गई है। चल, अब सब कुछ फिर से पहले जैसा शुरू करते हैं, साथ में एक नई शुरुआत के साथ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड इंसान को धीरे धीरे अपने ही अपनों से दूर कर देता है। वो इंसान को इतना अकेला कर देता है कि जब उसे अपने रिश्तों की कीमत समझ आती है, तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। लेकिन जहाँ सच्चा प्यार होता है, वहाँ शिकायतें ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं, बस कभी कभी वक्त और गलतफहमियां उसे थोड़ी देर के लिए दूर जरूर कर देती हैं। और जब दिल से पछतावा हो और रिश्तों को बचाने की सच्ची चाहत हो, तो सच्चा प्यार हर गलती को माफ कर देता है, हर दूरी को मिटा देता है और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देता है। इसीलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि अपने ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।